हेलो क्लास टेंथ। तो क्लास टेंथ का मैं आजकल आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ कि लास्ट जो आपके ईयर्स में जो भी पेपर्स आए हैं बोर्ड एग्जाम्स के, तो उन्हीं को मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अभी तक हम एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि 2023 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था बोर्ड का, उसे हमने क्लियर किया। उसे हमने देखा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन और क्या क्या पूछे गए हैं। तो उसी तरीके से आज भी हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्लास टेंथ कोर्स ए का है, ध्यान रखिएगा कौन सा है, कोर्स ए का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का। ध्यान रखिएगा 21 में आपका फर्स्ट टर्म हुआ था और 22 में आपका सेकेंड टर्म हुआ था। 21 में किसी भी तरह का बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया था। याद रखिए कि जो आपका ईयर 20 और 21 का जो सेशन था, उन दोनों दौरान में आपके बोर्ड पेपर कोरोना के कारण नहीं हुए थे। फिर उसके बाद जब पेपर हुए तो दो टर्म में रखे गए। तो 21 में जो है वो आपका फर्स्ट टर्म था और 22 में आपका सेकेंड टर्म रखा गया था, और इन दोनों को ही इवेलुएट करके 22 सेशन का आपका रिजल्ट बनाया गया था। तो आज हम वही 22 का जो सेकेंड टर्म का है वो हम करेंगे, फिर इसके बाद हम 21 फर्स्ट टर्म का भी कंप्लीट करेंगे। तो 22 का जो सेकेंड टर्म हमारे पास में आया था वो पूरी तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न थे। क्या थे उसमें? वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे और लेखन कार्य आया था। तो और फर्स्ट टर्म जो था वो हमारा बहुविकल्पीय आधारित था। तो करने वाले हैं आज हम 22 का सेकेंड टर्म, जिसमें पूरी तरीके से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि खंड का पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आए हैं। यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, इसका निर्धारित समय 2 घंटे का था और अधिकतम अंक 40 थे, यानी कि 40 मार्क्स आपका सेकेंड टर्म का था, 40 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म के थे। तो शुरू हो रहा है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो अब हमारे पास आ रहे हैं कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देने हैं। अब इसके लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो टोटल 4 प्रश्न हैं, चारों हमें करने हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो टोटल हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो हो जाएगा 8 मार्क्स का। तो इसके अंदर 4 प्रश्न दिए। तो यहाँ पर आपके पास में पहला जो आ रहा है प्रश्न देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के किन्हीं 2 पहलुओं का उल्लेख कीजिए जिनसे आप प्रभावित हैं। इस प्रभाव के उपयुक्त कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो ये चैप्टर जो है आपका 22 में था, लेकिन अभी रिसेंटली इसे जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन तभी क्वेश्चन तो पूछा गया है, और हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन तो अपने आप ही आ जाएगा आपके पास में। तो देखिए क्या है, फादर कामिल बुल्के एक ऐसा नाम है जो विदेशी होते हुए भी भारतीय है। उन्होंने अपने जीवन के 73 वर्षों में से 47 वर्ष भारत को दिए। उन 47 वर्षों में उन्होंने भारत के प्रति, हिंदी के प्रति और यहाँ के साहित्य के प्रति विशेष निष्ठा दिखाई। उनका व्यक्तित्व दूसरों को तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। उन्होंने सदैव सबके लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति में सभी कार्य बड़ी शांति और सरलता से संपन्न होते थे। उनका व्यक्तित्व संयम धारण किए हुए था। तो और इसके आगे और है देखिए, किसी ने भी उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा था। वे सबके साथ प्यार व ममता से मिलते, जिससे एक बार मिलते उससे रिश्ता बना लेते थे, फिर वे संबंध कभी नहीं तोड़ते। फादर अपने से संबंधित सभी लोगों के घर परिवार और उनके दुख तकलीफों की जानकारी रखते थे। दुख के समय उनके मुख से निकले 2 शब्द जीवन में नया जोश भर देते थे। फादर बुल्के का व्यक्तित्व वास्तव में देवदार की छाया के समान था। उनसे रिश्ता जोड़ने के बाद बड़े भाई के अपनत्व, ममता, प्यार और आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती थी। तो ये रहा हमारा पहले प्रश्न का पहला, यानी कि का। अब खा प्रश्न पूछा गया है, ये भी मानवीय करुणा की दिव्य चमक से ही लिया गया है। प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक और फादर बुल्के के संबंध आपकी दृष्टि में कैसे हैं? इनमें फादर के स्वभाव के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो जो फादर बुल्के हैं और हमारे लेखक के बीच में कैसा संबंध रहा, ये बताना है। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे।
फादर बुल्के मन के संकल्प से सन्यासी थे। सामान्यतः सन्यासी का जीवन बैरागी होता है, उनके मन में किसी के प्रति विशेष लगाव नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत फादर बुल्के के मन में अपनी माँ तथा परिजनों के प्रति विशेष स्नेह था। उनको देखना वास्तव में करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसे था। उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। अपने प्रियजनों के घर वह समय समय पर उत्सवों एवं संस्कारों में सम्मिलित होते थे। संकट के समय उनसे सहानुभूति रख धैर्य बांधते थे। सन्यासी की तरह न रहकर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से उन्होंने लोगों को सद्कार्य के लिए प्रेरित किया। लेखक के विचार में उन्होंने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नवीन छवि प्रस्तुत करी। तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि वो उनकी अपना व्यक्तित्व, उनका स्वभाव कैसा था, और लेखक के साथ भी वो इसी तरीके के आत्मीय स्वभाव से प्रस्तुत होते थे। अब आते हैं गा प्रश्न, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अब ये देखिए, लखनवी अंदाज पाठ से है और ये हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परिचय दिया है? ऐसी सनक के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो सनक क्या थी भाई? खीरा खरीदा, उन्होंने काटा, सब कुछ किया, लेकिन उसे खाया नहीं और सूंघ कर फेंक दिया। तो क्या था? इस पाठ के द्वारा उन्होंने खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक बताया है। नवाब साहब ट्रेन में अकेले बैठकर खीरा खाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने खीरा खरीदा, उसे धोया, काटा व नमक मिर्च बुरक कर खाने की पूरी तैयारी कर ली। परंतु एक आम आदमी के समान खीरा खाना उन्हें अपनी शान पर चोट की तरह महसूस हो रहा था। अतः उन्होंने अपनी झूठी शान की खातिर खीरा सिर्फ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह उनकी नकारात्मक सनक का एक उदाहरण था। नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी का पात्र बना सकती है। यही सनक का सकारात्मक पक्ष व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्ध भी कर देता है। तो जहां पर उनको ये सनक थी कि अपनी झूठी नवाबी शान वो दिखाने के लिए खीरा खाकर नहीं, उसको फेंक देते हैं सिर्फ सूंघ कर। इस तरह की सनक अगर किसी व्यक्ति में पॉजिटिव वे में आ जाए तो वो ना जाने कितने बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो रिकॉर्ड तक बनाए हैं ऐसी सनक के रहते। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज और अतरी के बीच दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। महात्मा गांधी और भगत सिंह की आजादी की सकारात्मक सनक ने ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। तो यहाँ कुछ लोगों की ऐसी सनक के बारे में बताया गया है जिससे आगे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। अब चौथा प्रश्न है, पहले वाले क्वेश्चन का हमारा 4th क्वेश्चन है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब को खीरा खाने की तैयारी करते देख लेखक ने क्या सोचा, उनके मन में कौन सी इच्छा जगी और नवाब साहब के पूछने पर उसने खाने से क्यों मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कई प्रश्न हैं कि पहले आप बताना है कि नवाब साहब को खीरा खाने की तैयारी देखकर लेखक ने क्या सोचा, पहला ये, उसके बाद उनके मन में क्या इच्छा जगी और नवाब साहब के पूछने पर उन्होंने मना क्यों कर दिया। ठीक, नवाब साहब को खीरा खाते देखकर लेखक ने सोचा, नवाब होते हुए भी यह खीरे जैसी साधारण वस्तु को खा रहे हैं। लेखक के मुंह में पानी भराया, वह सोचने लगे कि यह खीरा कितना लजीज है। उनका मन भी खीरा खाने के लिए लालायित हो उठा, परंतु पहले इनकार कर चुकने के कारण आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया और बहाना किया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो यहाँ खत्म हुआ प्रश्न संख्या 1। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने हैं। यहाँ पर हमको 3 प्रश्नों के पूछे गए हैं, जिनमें से जो है हमें तीनों ही करने हैं। एक प्रश्न के लिए हमें 2 नंबर मिलेंगे, तो जब 3 प्रश्न करेंगे तो हमें मिल गए 6 मार्क्स। तो यहाँ पर ये हमारी बुक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड से है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने गद्य खंड से पढ़े, अब हमारे पास पद्य खंड से प्रश्न आए हैं, यानी कि काव्य खंड से। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कवि ने बादलों के विविध रूपों का चित्रण किया है, उनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमने इस सत्र में कौन सी ऐसी कविता पढ़ी है जिसमें जो है बादलों के रूप का वर्णन किया है, तो वो सिर्फ एक कविता है, वो है उत्साह। देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उत्साह कविता में बादलों के विविध रूपों का वर्णन किया है।
इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने में उत्साहित करने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन में निराश हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर लौटेगी और आप अच्छे दिन जरूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए कहा है। तो किस तरीके से हमने यहाँ उत्साह कविता को समझा, दो तरीके से लेखक ने ये कविता हमारे सामने जो रखी और उसके जरिए हमें समझाने की कोशिश करी कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की निराशा और को हटा दें, क्योंकि जब हम हटाएंगे तभी जो है हम और भी सारी चीज़ों को आगे पनप पाएंगे। हमारी स्थिति जैसे भी हो, मगर आगे ये उम्मीद है कि वो स्थिति बदलेगी और कुछ नया ज़रूर होगा। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। कन्यादान कविता में माँ की परंपरागत छवि से हटकर नए दृष्टिकोण के विचार किया गया है। उसमें नया क्या है? आप इन विचारों से कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? तो ये वो चैप्टर है कन्यादान, जो आपके सिलेबस से अभी फिलहाल हटा दिया गया है। पहले ये कविता में था। कन्यादान कविता की माँ पारंपरिक माँ से पूर्णतः अलग है। जहाँ परंपरावादी माँ बेटी अपने को सब कुछ सहकर पालन करने की सीख देती है, वहीं कविता में वर्णित माँ सामाजिक परंपरा के प्रति सलाहकार है। वह नारी शोषण के प्रति बेटी को सतर्क करती है, वह उसे सबल बनाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब वो यहाँ पर जैसे परंपरागत माँ थी कि जो हो उसको तुम्हें अपने घर को संभाल के चलना है, सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर माँ ने किसी भी तरह के अन्याय को सहने के लिए मना किया हुआ है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, आग के विषय में माँ बेटी को क्या समझा रही है और क्यों? आग के संकेत से कविता किस सामाजिक बुराई की ओर इशारा करती है? उल्लेख कीजिए। तो उन्होंने आग के विषय में क्या कहा है, ये भी कन्यादान कविता से ही लिया गया है। आग के संकेत से कविता कन्यादान में स्त्री को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लालच में आग से जला देने को सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया गया है कि पहले दहेज के लालच, दहेज नहीं मिलता था तो बहुओं को जला दिया जाता था, तो उसकी ओर ये संकेत किया गया है। पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्री को वस्त्र आभूषणों के बंधन में बांधकर उसकी सरलता और कोमलता का फायदा उठाकर उस पर अत्याचार किया गया है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब यहाँ पर हम चौथे प्रश्न पर आ गए। ठीक है, तो हमको 4 प्रश्न दिए गए थे जिसमें से हमको 3 प्रश्न करने थे। तो ये हमारे पास में ऑप्शन दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हमें करना है। तो 4 प्रश्न हैं और 3 हम कर चुके हैं और तीसरा अब हम चौथा हम देखने के लिए जा रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्र अट नहीं रही कविता उपस्थित करती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता हमने पढ़ी है ना, अट नहीं रही, तो उसमें फागुन की सुंदरता के बारे में बताया गया था। तो वही चीज बताया, प्रकृति के सौंदर्य का चित्र जो उपस्थित किया है उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। चारों तरफ हरियाली फैली है, बहुत सारे फूल हैं, चारों तरफ सुंदरता है, सुगंधित वायु है, जैसे लग रहा है प्रकृति जो है एक स्त्री का रूप धारण कर चुकी है। घर घर में हर एक दरवाजे खिड़की में से प्रकृति सौंदर्य रूप में झांक रही है। जो हमने पूरा कविता में पढ़ा है वो सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे। देखिए क्या है, अट नहीं रही कविता में फागुन ऋतु का वर्णन है। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति एवं मानव मन में होने वाले बदलाव को बड़ी ही सुंदरता से दिखलाया है। फागुन में के समय पूरी प्रकृति खिलसी जाती है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन उल्लास में हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्रकृति सौंदर्य छलका रही है। हर तरफ सुगंधित वायु बहती रहती है। हर तरफ इतनी सुंदरता नजर आती है कि जिसका आंखों में समा पाना भी मुश्किल
होता है। तो मतलब चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि हम जिधर देखें उधर होते हैं। हम सोचें कि अगर हम ये मूवमेंट कैप्चर करके अपने पास रख लें तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम फिर दूसरी तरफ देखते हैं तो वो और ज्यादा सुंदर लगता है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये सुंदरता आंखों में समा नहीं पा रही है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर हमारी हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है कृतिका, उसमें से 3 प्रश्न रखे गए हैं और हमें 2 प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। अब 60 वर्ड लिमिट बढ़ गई है तो ज्यादा बात मार्किंग भी बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें कितना मिल रहा है? 3 नंबर। तो 2 प्रश्न करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि वर्ड लिमिट ज्यादा हुई है इसलिए। चलिए देखें आगे। पहला प्रश्न है, अब यहाँ पर 2 प्रश्न करने हैं तो जाहिर सी बात है 3 रखे गए हैं और हमें 2 करने हैं। पहला प्रश्न है, वात्सल्य और ममता के आधार पर भूमि एक रहने पर भी माता पिता और बच्चों के संबंधों में तब से अब तक बहुत बदलाव हुए हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर इसे सोधारण स्पष्ट कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए। वात्सल्य और ममता के आधार पर भूमि एक रहने पर, यानी कि माँ बाप का प्यार वो एक ही जैसा होता है, लेकिन पहले से लेकर अब में इन संबंधों में बहुत फर्क आ गया है, ये आपको बताना है। देखिए, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला, लेकिन वर्तमान समय में वात्सल्य और ममता की आधार भूमि एक होने पर भी उनके संबंधों में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। कामकाजी माता पिता होने के कारण बच्चों का अधिकांश समय दाई, आया या बेबी सिटर की देखरेख में बीतता है। भाई पहले क्या होता था, माता पिता ऐसा, माता तो भाई घर पे ही रहती थी ज्यादातर टाइम, और पिता लोग भी खेती का संबंधित काम करते थे, तो ज्यादातर बच्चों के आसपास ही रहते थे। लेकिन आजकल के समय में क्या है, पिता तो बाहर काम करते ही हैं, माता भी अब बाहर काम करने लगी, इसलिए अब ज्यादातर समय जो है वो दूसरे लोगों पर बच्चे डिपेंड हो जाते हैं, जिससे वे माता पिता के साथ अधिक समय नहीं बिता पाते हैं। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया। पहले क्या होता था, 6-7 साल तक बच्चे हो जाते थे और उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज 3 साल के हुए नहीं कि स्कूल में पहले एडमिशन करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि ये खेलने में लगे रहते हैं। आज के माता पिता अधिकांशतः कामकाजी हैं, उनके पास बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है। आजकल माता पिता और बच्चे अलग अलग तकनीकी खेलों में स्वयं को व्यस्त रखते हैं। इसके अतिरिक्त खेल सामग्री में आए अंतर ने बच्चों में नैतिक मूल्य को प्रभावित किया है। वर्तमान समय में बच्चों द्वारा जो खेल खेले जाते हैं उन्होंने बच्चों को एकांकी बना दिया। एकाकी बना दिया मतलब वो अकेला ही रहना पसंद करते। भाई कंप्यूटर ले लिया उसमें, तो उसमें किसी और की उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो अकेले ही बैठकर खेलना पसंद करते हैं। तो पहले भी माता पिता वात्सल्य और ममता देते थे, आज के भी देते हैं, लेकिन पहले से और आज की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि पहाड़ के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध लेखिका पहाड़ों पर किस दृश्य को देख शुद्ध और परेशान हो उठती हैं। क्या आपने भ्रमण या पर्यटन के दौरान ऐसे दृश्य देखे हैं? ऐसे दृश्यों को अपने मन में पड़े उनके प्रभावों को अपने शब्दों पर लिखिए। तो अब आप यहाँ पर पहले पहाड़ों से जो लेखिका मंत्रमुग्ध हुई वो, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपने भी यहाँ पर विचार लिख सकते हैं। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु अकस्मात वहां से जनजीवन ने उन्हें झंझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बच्चे बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य करती हैं। तो किस तरीके से जो औरतें हैं वो कैसे टफ काम, कोमल कोमल औरतें जो हैं इतना मुश्किल काम कर रही हैं, सिर्फ ये कि हम इन पहाड़ों के दर्शन बहुत ही सुगम तरीके से कर पाएं। इनके लिए ये भोजन मात्र पाने का साधन है और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। दूसरी बार जब लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के पहाड़ी बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं, तो उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन और जिंदा रहने की लड़ाई देखकर लेखिका का मन शुद्ध और परेशान हो जाता है। तो ये 2 चीजें देखकर हमारी लेखिका जो इतना प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रही थी, एकदम से परेशान हो जाती है।
अगर आप भी कभी कैसे प्राकृतिक आनंद को देख रहे हो तो उसके नीचे आप इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, जॉर्ज पंचम की नागपाट के आधार पर बताइए कि रानी के आगमन पर राजधानी में क्या क्या तैयारियां हो रही थी। इस तैयारी और बदलाव के पीछे भारतीय प्रशासन की कौन सी मानसिकता थी, इसे देख आपको क्या अनुभव हुआ। तो ये चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन 2022 में तो ये था, तो अब हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या है। पाठ में रानी एलिजाबेथ के भारत में आने पर संपूर्ण सरकारी तंत्र सभी कामकाज छोड़कर उनकी तैयारी और स्वागत में लग जाता है। दौरे के दौरान तैयारी में उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, जन्मपत्री, शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी अखबार में छापी गई। इस पाठ में सरकारी तंत्र के अधिकारियों की मानसिक परतंत्र की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये आधिकारिक गण मानसिक गुलामी के जीते हुए एलिजाबेथ को खुश करने के लिए बदहवास से दिखाई देते हैं। तो किस तरीके से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। अब इसके आगे है, देखिए, उन्हें राष्ट्र के शहीद देशभक्त नेताओं तथा बच्चों के सम्मान का ध्यान नहीं रह जाता और वे लाट पर जिंदा नाक लगाने में तनिक भी आपत्ति नहीं दिखाते। इस पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को नाक पर रख देते हैं। यह सरकारी तंत्र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता, चाटुकारिता और मूर्खता को दर्शाता है। पदों के छिन जाने, स्थानांतरित किए जाने, पदोन्नति रुकने जैसी हीन मानसिकता से सरकारी तंत्र ग्रस्त रहता है। हमारे यही अनुभव की स्थिति भारतीय अधिकारियों की मानसिकता पर करारा व्यंग करती है। तो ये था हमारा जॉर्ज पंचम नाग से, जो अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है, लेकिन 22 में था, तो ये उस टाइम आया है। चलिए, अब जो सेकेंड टर्म का हमारा पेपर था उसमें सिर्फ हमारा क्या था, जो वर्णात्मक प्रश्न थे वो आने थे। तो पाठ्य पुस्तक आधारित हमने दोनों पाठ्य पुस्तक आधारित वर्णात्मक प्रश्न देख लिए। अब हम आ चुके हैं खंड खा के में रचनात्मक लेख में। ठीक है, याद रखिएगा। अब अभी तक हमारा खंड आ चल रहा था, जिसमें हम क्या देख रहे थे, हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित जितने भी प्रश्न थे। अब खंड खा में हमारे रचनात्मक रहेंगे, जिसमें हमारा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ये सभी कुछ आएगा। तो एक एक करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए 2022 में क्या आया था। दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो आपको 150 वर्ड्स का अनुच्छेद लिखना था, जो आपका आया था 5 मार्क्स का। कितना? 5 मार्क्स का। सिर्फ एक ही करना है। ऑप्शन ऑलरेडी इसमें 3 दिए गए हैं और हमें कितने करने हैं? सिर्फ एक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन था कोरोना काल के सहयात्री। संकेत बिंदु दिए गए कोरोना महामारी का आरंभ और प्रसार, गत 2 वर्षों में जीवन का स्वरूप, जीवन यात्रा में साथ देने वाले व्यक्ति और वस्तुएं। ठीक है, तो ये चीज थी। अब इसी पे हमें संकेत बिंदु पे लिखना शुरू करना है। याद रखिए, संकेत बिंदु कभी भी हेडिंग्स के रूप में इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। वर्ड लिमिट कितनी दी है? 150 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट याद रखनी है। ठीक है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई संक्रामक बीमारी ने कहर बरपाना शुरू किया। अब क्योंकि इन्होंने बोला ना कोरोना महामारी का आरंभ और प्रसार किस तरीके से हुआ, तो हम आरंभ से ही शुरू कर रहे हैं। वहां से ये बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। कब किया था? 11 मार्च 2020 में। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद हो गई। आज की तारीख तक वैश्विक स्तर पर कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को संक्रमित करने और 10 लाख लोगों के जीवन लीला समाप्त करने के अलावा, यानी कि इतने लोगों को प्रभावित किया और 10 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके डर से कई देशों को आर्थिक मंदी का सामना करने पर मजबूर कर दिया। भाई, जब सारे लोग घर के अंदर रहेंगे तो आप सभी ने देखा था, सारा काम काज सब कुछ ठप हो गया, तो आर्थिक मंदी तो आनी ही थी।
गत 2 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव उतना ही गंभीर था जितना कि यह बीमारी। दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों को कोरोना वायरस के डर के कारण पूरी तरह लॉकडाउन के तहत रखा गया। तमाम तरह के व्यापारिक लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे और लोगों ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए खुद को अपने घरों तक सीमित कर लिया था। दुनिया भर के कार्यालयों को बंद कर दिया गया और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया। इस महामारी के दौरान शैक्षणिक प्रतिष्ठान बंद हो गए, यानी कि हमारे स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों ने इंटरैक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर रहकर ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। तो हम सभी ने देखिए कोरोना के दौरान कैसे पढ़ाई करी थी, तो उसी के बारे में अब हम बता रहे हैं। अधिकांश को लाइव टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से शिक्षण सामग्रियां सुलभ हुई। कई वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन संचालित की गई। हम लोगों ने भी ऑनलाइन परीक्षाएं ली थी और आपने भी दी थी। गत 2 वर्षों में वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल सभी एक जीवन रक्षक के रूप में उभर कर आए तथा कईयों ने इस बीमारी से संक्रमित लोगों को बचाते बचाते अपने प्राण भी आहुति दे दिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्या कहते हैं आपके स्वास्थ्य कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। इसके अतिरिक्त कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क तथा 2 गज की दूरी आदि जैसे निर्देशों का पालन किया जाता रहा। भारत देश भी विश्व के कई देशों की तरह कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बूस्टर डोज द्वारा लोगों का टीकाकरण करके इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाने में की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें हुई जो हमने देखा कि कैसे कैसे जो है पूरा कोरोना हमारा शुरू हुआ और हम लोगों ने किस तरीके से उसका सामना किया, सभी कुछ। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन आ जाते हैं खा। पॉलिथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध, ये है टॉपिक। इसके अंदर जो संकेत बिंदु दिए गए हैं, पॉलिथीन थैलियों का प्रचलन और प्रसार, प्रतिबंध की आवश्यकता, सरकार और आम आदमी के सहयोग। तो ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर हमें अब लिखना है कौन सा लेख, पॉलिथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध पे। आज प्लास्टिक बैग का उपयोग हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका प्रयोग बहुत से उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा पॉलिथीन का प्रयोग किराने की दुकान पर, फल और सब्जियों की दुकान पर किया जाता है। मार्केट में सभी प्रकार की पॉलिथीन आसानी से मिल जाती है। हम लोग भी जाते हैं, देखिए आसानी से मिलती है ना। आज मार्केट में उपलब्ध यह प्लास्टिक बैग बहुत बड़ी समस्या का विषय बन चुके हैं, क्योंकि पॉलीथीन की वजह से भूमि, वायु और जल प्रदूषण हो रहा है। पॉलीथीन हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, हम सभी जानते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप सालों ज़मीन के अंदर दबा दो मगर इसमें कोई फर्क नहीं आता। उल्टा ये जो है वो ज़मीन में दब के ज़मीन की उर्वरता को भी समाप्त कर देती है। पर्यावरण पे इसके हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। पॉलीथीन के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया। हालांकि अभी इस योजना को पूरे देश में लागू नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को समझना चाहिए कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया है वो हम सभी देशवासियों की भलाई के लिए लगाया गया है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमको पॉलीथीन के प्रयोग को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़्यादा प्रयोग से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ प्रयोग में लेने के बाद में जब आप फेंक देते हैं तो वह ना तो जलती है न गलती है, बल्कि लंबे समय तक भूमि पर पड़े रहने के बाद वह हमारी भूमि को ही अनउर्वर बना देती है। मैंने जैसे बताया कि उसको चाहे जितना दबा कर रखो वो कभी उसको कुछ नहीं होता, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन अगर वो हमारे ज़मीन की उर्वरता को ज़रूर ख़त्म कर देती है, यानी कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है। हमारी सरकार ने पॉलीथीन पर कानूनी रूप से प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अभी भी व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग बंद नहीं हुआ है। उन्होंने लगाया तो है, लेकिन हम सभी देखिए काम में यूज में लाते ही हैं ना। इसीलिए हम सभी को मिलकर इसको रोकने का उपाय करने होंगे। सबसे पहले हमें सामान खरीदने के लिए पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले या जूट के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए।
सबसे पहले हमें उन दुकानदारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो अभी भी प्लास्टिक की थैलियों का व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि जिनका बिजनेस ही है प्लास्टिक की थैलियां बनाना और दुकानों में सप्लाई करना। उन दुकानों पर भारी जुर्माना लगाकर उनको बंद करना होगा। हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि प्लास्टिक की पॉलीथीन हमें कितनी हानि पहुंचाती है और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को नष्ट कर रही है। सरकार ने तो इस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, बस अब हमें ही जागरूक होकर इसका पालन करना है और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा दूसरा अनुच्छेद। अब हम आ जाते हैं तीसरे अनुच्छेद पे। यहाँ तीसरा अनुच्छेद क्या दिया, देखिए 3 दिए, तीनों में से आपको कोई एक करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, हम सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, हमारे आसपास ये पूरी तरीके से छाया हुआ है। अब इसके संकेत बिंदु हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है और कैसे काम करती है, ठीक है, पहले ये बताना है। वर्तमान में इसका प्रचार प्रसार अधिक कैसे हुआ है। तीसरा है इसके लाभ और खतरे और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव। तो एक तरीके से आपको इस पे पूरा निबंध विधा से ही कार्य करना है, शुरू से लेकर आखिर तक। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने और प्रतिक्रिया करने का काम करने की विशेष शक्ति प्रदान की, ये बात सही है। ईश्वर ने जो शक्ति हमें प्रदान करी है वो शायद ही किसी और को दी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, इस तरह से बुद्धिमत्ता और प्रक्रिया देने की क्षमता इंसानों में जानवरों से काफी अलग है। भाई जानवरों से तो काफी अच्छी हमारी है ना। बुद्धिमत्ता सीखने को तर्क शक्ति की और समस्या को सुलझाने की क्षमता है। जब यही सारे काम मशीनों या सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं तब इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो हमारे सामने कोई भी सिचुएशंस आती हैं अलग अलग तरीके से, तो हम उसमें अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसको सोचते हैं, सुलझाते हैं। अब यही काम अगर कंप्यूटर करे तो क्या होगा, वो कृत्रिम, यानी कि वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। हाँ, जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम भी हैं जिसके जरिए मशीन भी सीखने का काम कर सकती है। स्मार्टफोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असिस्टेंट दिए जाते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट। इसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे यह उतना सटीक होगा, यानी यह आपसे सीखता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की क्षमता को बढ़ा रही है ताकि वह उसी तरह से काम कर सके जिस तरह कोई इंसान करता है। विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उत्कृष्ट बनाने में अपेक्षाकृत मदद कर रही हैं, यानी कि ऐसी बहुत सी क्या कहते हैं क्षेत्र हैं जिनमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है और उन क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर जो है वो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए विभिन्न तरह से हमारी मदद कर रही है। यह शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सीखने के विभिन्न तरीकों के साथ ऊपर उठने में मदद करता है, बिना किसी गलती के अधिक मात्रा में डेटा संकलित करता है। चिकित्सा क्षेत्र में यह विभिन्न रोगियों का विवरण प्राप्त करता है, आगे चलकर किसी भी बीमारी से संबंधित प्रश्नों या रोगियों की काउंसलिंग के बारे में चर्चा के लिए एक सामान्य मंच देने की मदद करता है। तो देखा ना कि वो कैसे काम कर रहा है, कि वो धीरे धीरे चीज़ें, जैसे हम लोग भी हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, चीज़ें सीखते हैं, वैसे साथ उसके साथ भी है। ये दैनिक गतिविधियों में भी काफ़ी उपयोगी है। मशीनों का प्रयोग जटिल तथा दुरूह कामों को करने के लिए किया जाता है और यह सर्वविदित है कि मनुष्य की तुलना में मशीनों की सहायता से काम जल्दी पूरा किया जा सकता है। इसे भविष्य की तकनीक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। इसके इस्तेमाल से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ रहा है। यानी कि ये मशीनें जब चीज़ें सीखती हैं तो वो ऐसे ऐसे तरीके खोज कर ला रही हैं जो इंसानी बुद्धि नहीं कर पा रही है, और इसमें प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। वैसे इसमें होने वाले फायदे और नुकसान पर वैज्ञानिक 2 खेमों में बटे हुए हैं। इसके लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य को ही होगा। मनुष्य हजारों वर्षों से धीमे जैविक विकास क्रम की सीमा में है, यानी कि हम लोग नेचुरल जो है डेवलपमेंट प्रोसीजर में चल रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकती है।
अब वो बहुत, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी डेवलप हुई और देखो वो हमारे बराबर आ गई, और हमने ये सारी चीज़ें कितने पहले से सीखी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मनुष्य के स्थान पर मशीनों का काम लिया जाएगा। मशीनें स्वयं वो निर्णय लेने लगेंगी, मतलब एक समय ऐसा भी आएगा कि वो भी डिसीजन लेने लगेगी। उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग उचित और सकारात्मक तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब चीज़ है तो अच्छी, हमें बहुत फायदा देगी, लेकिन अगर हमने इसे अपने कंट्रोल से बाहर जाने दिया तो वो हम पर राज करने लगेगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा रचनात्मक लेख का पहला प्रश्न अनुच्छेद लेखन कंप्लीट हुआ। 3 ऑप्शन दिए गए थे, तीनों हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने आए हैं 2 पत्र और 2 में से करना है 1 पत्र। ठीक है, पहला पत्र है, देखिए, आपका नाम सना या सोहन है। अगर आप लड़की हैं तो सना और ना लड़के हैं तो सोहम नाम है, और आपने बीते 2 वर्षों से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई की है। अपने मित्र को इस अनुभव की अच्छाइयों और सीमाओं से अवगत कराते हुए लगभग 120 शब्दों में एक पत्र आपको लिखना है। आप जो कोई भी एक पत्र लिखेंगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये एक औपचारिक पत्र है, नहीं सॉरी अनौपचारिक है, क्योंकि मित्र को हमें लिखना है तो ये एक अनौपचारिक पत्र हुआ। तो ठीक है, अनौपचारिक पत्र में हम अपना एड्रेस लिखना पहले शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, रोहिणी, नई दिल्ली, डेट लिखी 10 मई 2022, प्रिय मित्र राघव। याद रखिए अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम सोहम है और लड़की हैं तो सना है। मैं आशा करता हूं कि तुम वहां कुशल होगे, मैं भी यहाँ कुशल हूँ। मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में पूछा था। पिछले 2 वर्षों से मैं, जैसा कि तुम भी जानते हो, सभी ने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से घर बैठे अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया है। इस महामारी के समय जब कोई भी विद्यालय नहीं खोला जा सकता था, तब ऑनलाइन कक्षाओं के कारण ही हमारी ऑफलाइन कक्षाओं की पढ़ाई नहीं रुकी। यानी कि जो ऑफलाइन चल रही थी, लॉकडाउन लगा, हम सब घर में आ गए, तो ऑनलाइन कक्षा के जरिए जो भी पढ़ाई हो रही थी वो चलती रही। अन्यथा सभी विद्यार्थियों का यह संपूर्ण वर्ष व्यर्थ जाता और उन्हें भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ऑनलाइन कक्षाओं में जो बच्चे विद्यालय जाकर हिचकिचाहट के कारण अध्यापकों से विचार विमर्श नहीं कर पाते थे, वह भी आसानी से अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याओं को अध्यापक से पूछ सकते थे। लेकिन मित्र, इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी थे। कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बोरियत हो जाती थी क्योंकि अकेले होते थे। कक्षा में हम लोग अपने दोस्तों से बातचीत करते रहते थे और एक दूसरे से पूछ लिया करते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अकेले ही मोबाइल या लैपटॉप के सामने घंटों बैठने रहना पड़ता था। लेकिन पढ़ाई करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना स्कूल में आता था। आशा करता हूँ तुम्हें ऑनलाइन शिक्षा का महत्व पता चल गया होगा। तुम भी ऑनलाइन क्लास के बारे में अपने अनुभव लिखना। तुम्हारा मित्र सोहम। तो देखा ना, इस तरीके से देखिए बहुत हद तक जो, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना की वजह से वो टाइम सफ़र किया था ना, तो वो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो उसी दौरान डेवलप हुई थी और उसी से संबंधित रचनात्मक लेख भी आए थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में जो जो चीज़ें घट रही हैं उन पर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनसे संबंधित आपसे रचनात्मक कार्य पूछे जा सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, अब अथवा करके हमारे पास दूसरा प्रश्न आया था। क्या है? आप जयपुर में रहने वाले चंद्रप्रकाश या चांदनी हैं। आपका नाम लड़का है तो आप चंद्रप्रकाश, लड़की हैं तो चांदनी, और हाल ही में आपने नया घर बनवाया। उसके लिए बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लगभग 120 शब्दों में लिखिए। तो अगर आप वो अनौपचारिक पत्र करते हैं तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये करते हैं तो 5 मार्क्स। दोनों में से जो भी पत्र, आपको दोनों में से एक पत्र करना था। सेवा में विद्युत अधिकारी, बिजली विभाग, विकास नगर, जयपुर, दिनांक 5/5/2022। विषय बिजली का नया कनेक्शन लेने के संबंध में। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैंने अभी सेक्टर 71 में एक रिहायशी प्लॉट पर मकान बनाना आरंभ किया है। उस प्लॉट के निर्माण संबंधी कार्य हेतु मुझे बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस प्लॉट के लिए बिजली का कनेक्शन अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न हैं, यानी कि बात साथ में अटैच किए गए हैं। आपसे निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द लगवाने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे।
तो देखिए उन्होंने बता तो दिया कि सेक्टर 71 में उनका प्लाट है, लेकिन उनको फुल एड्रेस देना पड़ेगा उस कनेक्शन के लिए, तो वो नीचे उन्होंने पूरा एड्रेस दिया है। धन्यवाद प्रार्थी चंद्रप्रकाश, मकान नंबर 7, सेक्टर नंबर 71, पिन कोड ये और मोबाइल नंबर ये। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हमेशा अपना एक्चुअल देने से आप एग्जाम में बचिएगा। तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा दूसरा रचनात्मक कार्य, जिसमें हमें पत्र लिखना था। तो अनुच्छेद में से एक, पत्र में से एक। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आया है, जो 2 खंडों में विभक्त है, का और खा। ठीक है, 6 को 2 खंड में विभक्त किया, का और खा। फिर का को भी इन्होंने 2 खंडों में विभक्त किया। ठीक है, पहला और दूसरा। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि का को जो फर्स्ट का जो इन्होंने बांटा, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। पहला है, आपके बड़े भाई ने बेकरी की एक दुकान खोली है, उसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। अगर आप ये विज्ञापन बनाते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 2.5 मार्क्स। तो यहाँ देखिए क्या दिया है। सबसे पहले भाई विज्ञापन बनाना तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेकरी पदार्थ और केक के लिए सबसे बढ़िया बेकरी, टेस्टी बेकरी एंड बेकर्स। इसमें बेकरी की शॉप का नाम तो दिया नहीं था, तो हमने यहाँ पर उसको नाम दे दिया। हमारे यहाँ स्वादिष्ट फ्रेश फूड केक, चॉकलेट केक, कस्टमाइज केक, सभी प्रकार के केक मिलते हैं। हमारे यहाँ ताज़ा गर्मा गर्म बिस्किट्स, मफिन्स, क्रीम रोल, पेस्ट्री भी मिलते हैं। बेकरी में जो जो आइटम मिलता है उन सभी को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक बार हमारी बेकरी का केक खाओगे तो हमेशा केक लेने यहीं आओगे। तो कुछ राइमिंग्स ऐड कर दी। सभी केक की खरीदारी पर 25% तक छूट है, ऑफर सिर्फ सीमित समय तक है। अब ये दुकान है कहाँ, एड्रेस दे दिया गया। हमारा पता दुकान नंबर 3, राधे श्याम बिल्डिंग, ग्वालियर पूर्व। दूरध्वनि क्रमांक यानी कि मोबाइल नंबर दे दिया नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया एक विज्ञापन। तो इस विज्ञापन को करिए या फिर आपको ये दूसरा विज्ञापन, तो 2 विज्ञापन में से आपको एक विज्ञापन करना है। का में आपके सामने 2 ऑप्शन आए हैं, दोनों में से एक करना है। आपकी बहन एक थिएटर समूह में है, वे शहर में अपने नए नाटक का मंचन करने जा रही है। उसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब इसको भी अगर आप करोगे तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि वो करो या ये करो, दोनों में से आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। मधुमालनीय थिएटर समूह रंगायन द्वारा नाटक की प्रस्तुति। मधुमालनीय थिएटर समूह रंगायन के द्वारा हास्य नाटक की प्रस्तुति की जा रही है। नाटक की मुख्य नायिका मधुरिमा का हास्य अभिनय देखने तथा नाटक के शौकीन सभी लोग यहां आकर नाटक का लुत्फ उठा सकते हैं। कृपया जरूर पधारें। हंसना मना है। प्रथम 50 आने वालों को टिकट पर 5% की छूट मिलेगी। हास्य नाटक का समय है सोमवार सुबह 10 बजे। मुख्य कलाकार मधुरमा, मोनू, कृष्णा, राम और अजय। टिकट दर है 50, 100, 150। कृपया टिकट काउंटर नंबर 1 से प्राप्त करें। तो हमने ये सारी चीजें बता दी कि ये कहाँ पर है। जगह का नाम देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये रंगायन जो है वो थिएटर समूह अपने आप में उन्होंने जगह का नाम दे दिया है। चलिए ये तो हो गया का में हमारे सामने 2 प्रश्न आए थे, दोनों में से आपको एक विज्ञापन करना था। अब आते हैं खा में हमारे पास यहाँ क्या आया, फिर से एक विज्ञापन आया है। खा में भी हमारे पास आपको 2 विज्ञापन दिए हैं, दोनों में से एक विज्ञापन रेडी करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसका विषय मतदान, प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य। अब इन दोनों में से जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2.5 वहां 2.5 यहाँ, तो 2 विज्ञापन के लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मतदाता का अधिकार, चलो वोट दे। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि आप सभी अपने मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने अनुसार किसी भी सरकार में को समर्थन दें अथवा उन्हें चुनें। इसके लिए हमें मतदान करना जरूरी है। एक चुनाव यहाँ पर हमने बता दिया, आप चाहो तो चुनाव से संबंधित जो एक माहौल रहता है, पोस्टर, झंडियाँ, कुछ वैसे भी लगा सकते हो। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। चुनाव आयुक्त दिल्ली की तरफ से। तो ये जागरूक करने के लिए एक बनाया गया था कि लोग जो है वो वोटिंग करें। अब दूसरा ऑप्शन है, देखिए इन दोनों में से एक करना था।
आपकी सोसाइटी के पास ठेले लगाने वाले व्यक्ति का 10 वर्षीय बच्चा गुम हो गया है। उसके लिए अखबार में खोया पाया कॉलम के अंतर्गत एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करना है। तो इसमें जब हम ये खोया पाया कॉलम के लिए करते हैं तो हम किसी तरह की फोटो नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। या कोई शौक वगैरह होता है तो भी हम फोटो नहीं लगाते हैं। गुमशुदा की तलाश। एक बालक जिसका नाम राहुल, उम्र 8 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 3 फीट 5 इंच। ये बालक सुबह अपने घर C49 लक्ष्मी नगर दिल्ली के पास के पार्क में खेलने जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन तब से वापस नहीं लौटा है। पीले रंग की शर्ट और नीले रंग का निक्कर पहने हुए है। माथे पर बाईं तरफ हल्की सी चोट का निशान है। इसके पिताजी लक्ष्मी नगर बाजार में ठेला लगाते हैं। जिस किसी भी सज्जन को उक्त बालक के विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो तो तुरंत नीचे दिए गए फोन नंबरों या नीचे दिए गए पते पर सूचना दें या लक्ष्मी नगर थाने में सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति अगर खो गया है उसकी फोटो अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो फोटो, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें तो एग्जाम में बनाना होता है, एक्चुअल क्या होता है कभी कभी फोटोज भी लगाई जाती हैं। अभी क्या है, रमेश कुमार C49 लक्ष्मी नगर दिल्ली, ये उसके पिताजी का एड्रेस है। मोबाइल नंबर दोनों दे दिए गए हैं। जो भी, क्योंकि व्यक्ति वहां पे आएगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा ना, तो इसलिए दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न संख्या 6 खत्म हुई, जो का और खा 2 खंडों में विभक्त था। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में भी सेम यही प्रोसीजर है। सबसे पहले का है, का में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक हमें करना है। जो भी हम करेंगे उसके लिए 2.5 नंबर मिलेंगे। आपके मित्र ने नीट की परीक्षा में राज्य में 3रा स्थान प्राप्त किया है। उसे बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। ठीक है, कितना? 40 वर्ड्स में आपको एक संदेश लिखना। तो संदेश लिखने की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें जो है वो एक बॉक्स बनाना पड़ता है। वो हमने बॉक्स ऐसे करके बना लेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखिए क्या दिया है। सबसे पहले कोई भी संदेश होता है ऊपर लिख देते हैं बधाई संदेश, दिनांक लिखा जाता है, समय लिखा जाता है, फिर हम संबोधन के साथ शुरू कर देते हैं। प्रिय मित्र, तुम्हें नीट की परीक्षा में राज्य में 3रा स्थान प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाई। सुनकर बड़ा ही हर्ष और गर्व हुआ। मैं तुम्हें इसकी बधाई देता हूँ। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा रहेगी तथा मुझको तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इसके बाद भी अध्ययन जारी रखोगे एवं इसी प्रकार के कठिन परिश्रम के द्वारा प्रत्येक परीक्षा में ऐसे ही उच्च सफलता प्राप्त करोगे। इससे विद्यालय, संस्था एवं पूरे परिवार को का गौरव भी बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सफलता की बात अपने परिवार को बताई। इस बात को सुनकर सभी बहुत खुश हुए एवं बधाई भी दी है। तो आप अपने मित्र को बता रहे हो, बधाई दे रहे हो कि भाई आपने नीट परीक्षा प्राप्त करी है, 3रा स्थान लिया है उसमें, तुम्हारा मित्र अविरल। ठीक है, तो ये हो गया पहला संदेश। फिर हम आ गए दूसरा संदेश, मतलब उस संदेश में या इसमें से दोनों में से आपको एक करना है। चेन्नई निवासी अपने मित्र को पोंगल के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश दीजिए। तो चेन्नई में आपका एक मित्र रहता है जिसे पोंगल का आपको मुबारकबाद देनी है। बधाई संदेश, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, बधाई संदेश लिखेंगे, डेट, समय। प्रिय मित्र, एक दूसरे के से गले मिलकर जुड़ जाएं, दिलों के तार, रेवड़ी और मिठाई की मिठास जीवन में ऐसे घुले कि हर दिन बन जाए खास। ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से मेरी, पोंगल से हो एक नई शुरुआत। तुम्हें और तुम्हारे सभी परिवारजनों को पावन पर्व पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके परिवार में सुख, समृद्धि, वैभव, प्रसन्नता और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आए। तो इस तरीके से हमने पूरा कुछ थोड़ी सी राइमिंग लाइंस लिख दी और साथ पे मुबारकबाद पूरे परिवार को दे दी। तुम्हारा मित्र आशीष। अब आ जाते हैं खा, प्रश्न संख्या खा। तो 7वें का खा हमें करना है। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। अब क्या है यहाँ पर, विदेश में रहने वाले अपने चाचा चाची को नववर्ष की शुभकामना का संदेश लगभग 40 शब्दों में लिखे। तो अब यहाँ पर फिर हमारे सामने 2 संदेश दिए गए हैं, दोनों में से एक संदेश करना है। क्या दिया गया है, इसमें चाचा चाची को हैप्पी न्यू ईयर के लिए विशिंग देनी है। ठीक है, 31 दिसंबर 2000 रात्रि 11:55। प्रिय चाचा और चाची नमस्कार। आपको सपरिवार नूतन वर्ष 2022 की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।
नववर्ष का स्वागत करते पुष्प खिले कलियां मुस्काई, नव बेला में सूर्य किरण भी खुशियों का संदेश लाई। चहके वियग भोर बेला में मंद पवन लेती अंगड़ाई, नव वर्ष में सभी सुखी हो देते हम सब यही बधाई। तो ये कुछ पंक्तियां लिखी। उसके बाद, यह वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, प्रसन्नता और सफलता लेकर आए। आपके सुखद भविष्य की मंगल कामना के साथ अविरल। ठीक है, आपका भतीजा अविरल या सिर्फ अविरल भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक अनौपचारिक संदेश है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। अब इसके अलावा एक और आपको संदेश दिया है, तो यहाँ पर ये एक तो संदेश ये था न्यू ईयर का और दूसरा ये है, तो दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ क्या दिया गया है, अपनी कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में सभी सहपाठियों को आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामना का संदेश लगभग 40 शब्दों में दीजिए। आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को बधाई संदेश देना है। किस लिए देना है, आगे बोर्ड में तो शुभकामना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, तो वो शुभकामना संदेश देना है। ऊपर टॉप हेडिंग पे आप डाल दोगे संदेश, शुभकामना संदेश। प्रातः 10 बजे प्रिय सहपाठियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शीघ्र ही शुरू होने जा रही हैं। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, अतः आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। परीक्षा हेतु बेहतर से बेहतर तैयारी करें व आत्मविश्वास बनाए रखें। सभी की परीक्षाएं आसानी से पूर्ण हो जाएं व आप सभी सफलता प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से कामना है। आपका कक्षा प्रतिनिधि। कक्षा प्रतिनिधि का तात्पर्य हो गया कि आप क्लास मॉनिटर हैं। ओके, कक्षा प्रतिनिधि क्या होता है, क्लास मॉनिटर। तो इस तरीके से आपने क्लास मॉनिटर होते हुए अपने सभी फ्रेंड्स को बधाई दे दी। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने कंप्लीट कराया। तो इसी तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कम से कम 2 साल के और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं, यानी कि 2021 जो हमारा टर्म 1 रहा, जो टोटली आपका बहुविकल्पीय आधारित था, तो नेक्स्ट पेपर मैं वो लेकर आऊंगी और उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि एक और लाऊं। तो फटाफट इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन हम अच्छी करा दें। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार अपने अगले पेपर में, जो हमारा रहेगा 2021 का टर्म 1 का पेपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।